संविधान की पृष्ठभूमि हम देख रहे थे और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अभी एक्टों के बारे में, है ना? जो कि भारत सरकार या भारत के संबंध में जो है, भारत के पृष्ठभूमि के लिए या भारत के संविधान की पृष्ठभूमि के लिए जो है ब्रिटेन के संसद के द्वारा बनाए जाने वाले नियमों को हम उस एक्ट के तौर पर जानते हैं। समझिएगा इस बात को कि कंपनी ये एक्ट नहीं बना रही है, कौन बना रहा है? ब्रिटेन, है ना? ब्रिटेन बना रहा है और ब्रिटेन संसद जो है ये बनाकर हमारे लिए यहाँ पर भेज रहा है और उसके हिसाब से हमारा संविधान का रूपरेखा तैयार हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? तो हमने शुरू किया था जहाँ पर हमने पढ़ा कि पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है वो पृष्ठभूमि क्या थी, जहाँ से कंपनी पर लगाम लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, है ना? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही हमारा सबसे पहला फरमान है, जो कि ब्रिटेन के पीएम के द्वारा, है ना? लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है पहली बार 1773 का एक्ट लाया गया यहाँ पर भारत के लिए। किसके लिए? भारत के लिए, लेकिन किसके तहत? तो यानी कंपनी के तहत, है ना? तो कंपनी का शासन जो है अभी चल रहा है और कंपनी के शासन के तहत मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी का शासन चल रहा होता है, तो उस समय जो है उसके लिए जो है उसकी करप्शन को खत्म करने, उसके अंतर्गत बहुत सारे लगाम लगाने के लिए जो है कुछ नियम लागू किए गए, है ना? और उसमें कुछ-कुछ नियम, जैसे कि बंगाल के गवर्नर गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ भी परिवर्तन होगा तो उसको याद रखेंगे, है ना? उसके बाद जो है उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। 1774 को जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो गया कलकत्ता में और याद रखिएगा उसका नाम पूछा था सर एलिजा इम्पे, है ना? और कभी-कभी पूछा जाता है कि इनके साथ कौन-कौन थे, वो भी आप याद कर सकते हैं। इनमें नाम आता है, एक नाम है हाइड, एक चैम्बर। हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, ये भी आप समझ सकते हैं, ये नाम याद करना बहुत जरूरी नहीं है, बट फ्लो में याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? और इसके बाद एक होता है लिमिस्टर, हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर, ठीक है? लिखावट में मत जाइएगा, मेरे बातों को सुनिएगा, बातों को सुनेंगे तो सही पहुंच पाएंगे, है ना? लिखावट में जाएंगे तो गलत चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर याद रखिएगा, ठीक है? तो कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उस एक्ट के तहत हमारे पास बहुत सारे फरमान आए, उस फरमान को हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि उसे बदलने के लिए, अच्छा एक बात और, 1773 में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, है ना? यहाँ पर आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और याद रखिएगा कि कंपनी के पास क्या है? सीओडी है ना? तो याद रखिएगा कंपनी का जो सीओडी है वो कंपनी ने पहले ही बना के बैठा हुआ है। कब बनाया है? 1600 में बनाया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कंपनी जब यहाँ आई थी तो पहली बार ही जो है ना अपने साम्राज्य से जो है आज्ञा पत्र लेकर आई थी और उस आज्ञा पत्र के तहत जो है उसे 15 साल का व्यापार के लिए जो आज्ञा पत्र मिला था, ठीक है? तो जब वो आई थी तो बोली कि देखिए कभी भी जो है ना कंपनी ऐसे नहीं बनती है। कंपनी कैसे बनेगी? कंपनी को बनाने के लिए आपको शेयर होल्डर चाहिए, है ना? तो शेयर होल्डर्स में जो है याद रखिएगा यहाँ पर 24 शेयर होल्डर्स थे, है ना? जो कि किसके पार्ट थे? सीओडी के, ठीक है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ध्यान रखिएगा। तो सीओडी में अगर जब भी पूछेगा कितने मेंबर थे तो 24 मेंबर थे। हालांकि इसकी कहानी बहुत छोटी सी है, सीओडी आएगा सीओडी जाएगा, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं होती है ना? लेकिन फिर भी अगर आपसे कभी पूछा गया कि सीओडी में कितने मेंबर थे तो 24 मेंबर थे, ठीक है? और एक गवर्नर था इसमें, ठीक है? तो गवर्नर कौन चुनता था? कंपनी चुनती थी उस टाइम पर। सीओडी सब कुछ चुनती थी, सीओडी ही चलाती थी। कंपनी कौन चला रहा है? सीओडी चला रहा है, ब्रिटेन में बैठा है और ब्रिटेन में बैठकर जो है यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, गवर्नर की नियुक्ति करता है, उनके वेतन संभालता है, सब कुछ वही कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है? तो सीओडी कुछ इस तरीके से, सीओडी से उतना लेना देना नहीं है, बट ये समझना होगा कि इसी लाइन पर सीओडी को कैसे लात मार कर बाहर निकला जाता है, ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये बातें आ गई। अब कंपनी ने पीएम ने जो है लॉर्ड नॉर्थ ने जो है जब बात लाई कि 1773 में क्या रखना है, उसने बोला कि रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट करने के हिसाब से सिस्टम लाया, है ना? सिस्टम लाया तो उसने बोला कि 1781 में जो 73 में गड़बड़ किया है उसको 81 बनाने का प्रयास करेंगे। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम जानते हैं। इसमें बहुत सारी बातें नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि गवर्नर जनरल को जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, अपर हैंड दे दिया गया, है ना? तो इसको इसको गवर्नर जनरल जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल है, अब उसको अपर हैंड मिला है। अब वो जो है ना फ्रीली काम करेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है थोड़ा कमजोर रखा गया, उसको पता है 73 में कमजोर किया हुआ था उसका, लेकिन हाँ पावर देने का प्लान किया गया था, ऐसा नहीं कि पावर नहीं। देखिए इस पूरे एक्ट में ना एक ही बात ध्यान रखिएगा, एक्ट में सिर्फ एक ही मंशा है कि वहां की सरकार कैसे इस कंपनी को खत्म कर दे और अपना सिस्टम लागू कर दे, है ना? ये बात बस दिमाग में रखिएगा। वो बस सीढ़ी दर सीढ़ी आपको कुछ ऐसा तरीके से मिलेगा कि जहां पर वो कंपनी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका जो सरकार है, पीएम जो वहां का है या फिर वहां की जो सरकारें चल रही, क्राउन जो चल रहा है, वो धीरे धीरे पूरे भारत के क्षेत्र में अधिकार कर लेगा, ठीक है? इस सिस्टम को समझ चलेगा। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का पावर जो है ना वो डेवलप करने के लिए प्रयास किया गया और उसके तहत जो है यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मामले में जो है न्यायालय का जो क्षेत्र था, है ना, उससे गवर्नर को मुक्त कर दिया गया, राजस्व मामले को मुक्त कर दिया। अच्छा, राजस्व मामला मुक्त करने का मतलब है कि राजस्व मामला कौन देखेगा? अब गवर्नर जनरल देखेगा, आपका न्यायालय नहीं देखेगा, ठीक है? अच्छा, न्यायालय के साथ दिक्कत भी क्या था, मैं बता रहा हूँ आपको। न्यायालय को क्यों इतना संकीर्ण या सीमित किया जा रहा है? न्यायालय जब आया ना, जब सर एलिजा इम्पे आया यहाँ पर, तो वो अंग्रेज थे। उन्होंने जब 3 न्यायाधीश को और लेके आए, लेमिस्टर, चैम्बर और हाइट को जब लेकर आए वो, तो वो भी अंग्रेज, है ना? सब अंग्रेज आए।
तो अंग्रेज के सामने आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि साहब कुछ सामाजिक गतिविधियों में कुछ गड़बड़ हुआ है ना? तो वो कैसे जज करेंगे आपको? अंग्रेजों के हिसाब से, है ना? और सारे फैसले अंग्रेजों के हिसाब से होगा। तो भारतीय परंपराओं में क्या होता था? हिंदू परंपरा अलग है, मुसलमान परंपरा अलग है ना? सारी परंपराएं अलग-अलग हैं, सिख परंपराएं अलग हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो सिविल कोड थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने जब यहाँ पर प्रशासन को सेटअप करने का प्रयास किया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो यहाँ पर जो न्यायालय था, वो न्यायालय प्रॉपर तरीके से सिस्टम को चला नहीं पा रहा था। ठीक है? और इसीलिए जो है फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना? न्यायालय तो स्थापित कर दिया गया, लेकिन उसे पूरी तरीके से अपर हैंड नहीं दिया गया या खुला हाथ नहीं छोड़ा गया, है ना? क्योंकि सारे चीजें जितने भी जजमेंट हो रही थी, वो जजमेंट सब खराब हो रहे थे। ठीक है? तो वहां पर इसको भी संकीर्ण करने का प्रयास किया गया। याद रखिएगा। अब काउंसिल के क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया, तो ये याद रखिएगा इसके अंतर्गत। ठीक है? इसके बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट, और मैंने बताया था कि जो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी और फॉक्स की सरकार मिली-जुली सरकार थी, है ना? इसको लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार कहा जाता है। फॉक्स, हाँ। तो फॉक्स की सरकार जो है मिली-जुली सरकार थी, और इस समय आता है जब 1784 के आसपास जो है ये सरकार गिर जाती है ना? विश्वास मत बहुमत जो है गिर जाता है, और उसके कारण जो है अब यहाँ पर एक नई सरकार आती है जिसे बोलते हैं हम लोग पिट्स, विलियम पिट्स की सरकार। ठीक है? तो विलियम पिट्स की सरकार जब आती है तो इसने बोला कि काम करते हैं कि वहां पर तो मैंने 10,000 पाउंड दिया था, है ना? सरकार दी थी, उसने 10,000 पाउंड कंपनी को दिया था। तो उसके तहत जो है अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रेगुलेट की जगह पर कंट्रोल करते हैं, है ना? और सीओडी को चलाने के लिए, सीओडी को कंट्रोल करने के लिए बीओसी नाम का एक नया संस्था बना दिया उसने। और यहीं से जो है, याद रखिएगा, द्वि सदन प्रणाली जो है एक बार देखने को मिलती है। याद रखिए, द्वि सदन नहीं, माफ कीजिएगा, द्वय शासन प्रणाली। ठीक है? यानी दो लोग जो है शासन कर रहे हैं, कौन कौन? सीओडी और बीओसी, है ना? इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि तुम एक काम करो, तुम जो काम कर रहे हो उसमें व्यापार को देखो, क्योंकि तुमने सीखा क्या है? तुमने सीखा है व्यापार करना, और तुम कर रहे हो प्रशासन, गलत कर रहे हो। ठीक है? और जब हम बीओसी बनाएंगे तो बीओसी वाले कौन है? हम लगभग इतने सालों से शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने व्यक्ति आएंगे सब क्राउन से चुन चुन के आएंगे या कहीं से चुन के आएंगे, है ना? तो चुन कर आएंगे या नॉमिनेटेड होकर आएंगे, तो वो रहेंगे कहां पर? बीओसी में। ठीक है? तो जितने भी कंपनी के प्रशासन वाले काम थे वो कहां दे दिए गए? बीओसी को दे दिए गए। और जो व्यापार का काम था वो कौन संभाल रहा है अब? सीओडी संभाल रहा है। ठीक है? इसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, है ना? और गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना, सदस्य की संख्या 3 थी इसके अंतर्गत। ठीक है? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कर दी गई यहाँ पर। ठीक? अब उसके बाद आता है कि जब 1786 की बात आती है, तो 1786 में जो है ना, लॉर्ड कार्नवालिस के 2 शर्त पर देखिए, सोचा कि मैं लेकिन वहां पर व्यक्ति अगर असरानी को बैठा दिया जाए या फिर किसी प्रकार से प्रेस को बैठा दिया जाए तो तरीका अलग हो जाएगा, है ना? मतलब पोस्ट की जो गरिमा होती है, पोस्ट का जो पावर होता है ना, वो तब तक पावरफुल है जब तक आदमी शार्प वहां पर बैठा हुआ हो। अगर वो आदमी शार्प नहीं है, वो उस टाइप का आदमी नहीं है, तो वहां पर किसी ऐसे वैसे को बैठा दिए तो पोस्ट के हिसाब से उसका पावर को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो पीट्स की नजर में एकमात्र आदमी था उस समय, और वो था लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है? कार्नवालिस को हाथ पैर जोड़ता है, बोलता है कि किसी तरीके से भारत चले जाइए और भारत में जो है शासन करने को जीजी बन जाइए, है ना? गवर्नर जनरल बन जाइए। तो वो बोलता है कि भक्त तेरे उसमें गवर्नर जनरल में जो है ऐसा पावर ही कहाँ है ना? मुझे बात करना पड़े काउंसिल से, तब हाथ पर जोड़ना पड़े काउंसिल के। तो दुनिया भर की बातें उसने रखा, अपने सामने रखा, और उसने बोला कि एक काम करो, मेरी 2 शर्त है, उस 2 शर्त पूरा कर दो। तो वो बोलता है पिट्स की बिना बोले मैं शर्त पूरा करूंगा, आप निकल जाओ, आपके रास्ते तक में आपका जो ऑर्डर है वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है? और उसने जो है क्या किया, 2 शर्त बताया कि काउंसिल जो गवर्नर रहेगा, है ना? गवर्नर रहेगा, उसको आईएमपी देना पड़ेगा, यानी कि उसकी बातों को महत्वपूर्ण मानना पड़ेगा हर जगह पर। यानी काउंसिल से ज्यादा बड़ा कौन होना चाहिए? गवर्नर होना चाहिए। हर बात के लिए गवर्नर महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? दूसरा, मुझे अच्छा एक बात, यहाँ पर जो 3 सदस्य है ना, यहाँ पर जो 3 सदस्य, उसमें से एक सदस्य ना हमेशा क्राउन का सेना का सेनापति हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये जो सेनापति था, उसको बोला उसको निकालो वहां से, है ना? और मुझे बना दो क्या? सेनापति। तो यहाँ से खुद सेनापति रहेगा, खुद गवर्नर जनरल रहेगा। ये 2 शर्त आपने बोला। ठीक है? दोनों शर्त जो है तुरंत के तुरंत मान लिया गया यहाँ पर, तुरंत के तुरंत। ठीक है? और इस तरीके से कार्नवालिस आ गया। ये एक्ट ही केवल ध्यान रखिएगा कार्नवालिस में लाया गया था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ऐसा याद नहीं करना है, बस याद रखना कि 1786 में कार्नवालिस आया था। ठीक है? चलिए, इसके बाद देखिएगा, हमने समझा कि कौन कौन से एक्ट इसमें आपको पढ़ना है ना? इसके बाद जो है चार्टर एक्ट लाया गया। चार्टर एक्ट क्या था, याद रखिएगा। तो एक्चुअल में था कि अधिकार पत्र इसे कहा जाता है ना? चार्टर एक्ट मतलब अधिकार पत्र। अब इस अधिकार पत्र में जो है ना, धीरे धीरे जो है कंपनी को अधिकार देना था, यानी कंपनी को जो है क्या कर रहा था, एक तरीके से कंपनी के व्यापार संबंधी जितने भी समय थे वो खत्म हो चुके थे, उसमें 20 साल को जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, कंपनी का काम बढ़ाया जा रहा था। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। 1793 चार्टर एक्ट की शुरुआत कहां से हुई है? 1793 में हुई है। और इस तरीके से जो है इसमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान रखना है, वो कंपनी के व्यापार संबंधी समय को जो है 20 साल के बढ़ाया गया, और दूसरा नियंत्रक मंडल जो बीओसी जो वहां बैठा है, जिसकी सैलरी ब्रिटिश सरकार से दी जा रही है, तो वो लोग अपना दिमाग लगा लिए, बोले कि एक काम करते हैं, ये जो जितने लोग हैं उनकी सैलरी हम क्यों दें, है ना? कौन देगा? तो भारत देगा। तो भारत से जो राजस्व निकलेगा वहां से उसकी सैलरी जाएगी, और इस तरीके से यहाँ पर सैलरी
कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ से 1813 के पास याद रखिएगा, और चूंकि आपको नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, तो नेपोलियन ने जो है यहाँ पर क्या सिस्टम लाया था, ये आपको ध्यान रखना होगा कि नेपोलियन ने जो कहा था कि हम लोग अभी जो है ना क्या करेंगे, अगर किसी भी देश ने, है ना, ब्रिटेन के साथ व्यापार किया तो मैं जो है युद्ध कर लूंगा उससे, एकदम सीधी सी तौर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसने एक पॉलिसी लाई, और ये पॉलिसी थी ब्रिटेन के साथ युद्ध से, ब्रिटेन के साथ व्यापार करने से मना करना। ठीक है, और ऐसे में जितने भी देश थे वो ब्रिटेन के साथ व्यापार करना बंद कर देते, जितने भी देश थे सभी ने बंद कर दिया। तो ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वो अब सरकार के पास गई, सरकार के पास गई तो सरकार से बोली कि साहब ऐसा कीजिए कि जितने भी हमारे उपनिवेशक राज्य है, जिनको जिनको हमने दबोचा हुआ है, वहीं के लोगों को हम अपना सामान बेच देंगे, ठीक है, वहीं पर हम व्यापार कर लेंगे, कम से कम वो कर दीजिए। तो बोले कि जो एकाधिकार उसको खत्म करो, मोनोपोली को खत्म करो, और ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया भारत के साथ। लेकिन बोले कि अब भारत सरकार भी बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि ऐसा तो नहीं चलेगा, हमको तो अचानक से आप पंगु बना दिए, है ना, तो उसका मतलब है कि आप एक काम करो कि चाय वाला सिस्टम ले लो, अकेले चाय वाय तुम खुद करना, और दूसरा चाइना के साथ जो है तुम व्यापार कर लो। तो दोनों का एकाधिकार यहाँ पर सेटल कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीन और चाय के साथ एकाधिकार, ध्यान रखिएगा, चीन और चाय का मतलब चाय भारत के साथ और चीन का अलग व्यापार, है ना, दोनों का एकाधिकार रहेगा, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है बोला कि एक काम करो कि भारत में जितने भी अब कंपनी आएंगी यहाँ पर लोगों को हायर करना पड़ेगा, और हायर करना पड़ेगा तो किसको लेंगे, अनपढ़ तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जो है शिक्षा बढ़ाओ भैया उनका, है ना, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है ना उनकी साहित्य और शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करना, या पुनरुत्थान करने के लिए जो है 1 लाख रुपए दिया जाए, ताकि कंपनियां हमारे पास, देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी गांव में जो है ना, एक गांव में एक बैल आ जाता है, और बैल ना पानी पीता है उस गांव में, और गांव में पानी कम है या फिर उसको देखा जाता है, फिर उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं लोग, है ना, एक बैल आया है एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो घास खा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन फिर अचानक 100 बैल आ जाए तो गांव वाले देखेंगे, बोलेंगे इतना तो फिर साफ कर देंगे सब। तो वही सेम चीज हो रहा था कि इतने सारे व्यापारी हमारे यहाँ आने लग गए कि हमको टेंशन होने लगा। ठीक है, तो जब हमको टेंशन होने लगा तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइज देंगे वो, तो ये स्पेशलिटी ही याद रखिएगा कि आपको जो है ना यहाँ पर 1 लाख रुपए स्पेशलिटी के तौर पर दिया जा रहा है, ताकि आप मुंह बंद रखें कि आपको यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, या कुछ भी नई चीजें चालू हो रही है आपके यहाँ। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपको तोड़ना है तो कुछ तो भेजना पड़ेगा आपके पास, और वो क्या था, धर्म का प्रचार कर दो अपने यहाँ। ठीक है, तो मतलब आप जिस भगवान को मानते हैं उसकी जगह पर जो है आपको ये करा जाएगा कि आपको एक स्पेशलिटी भगवान के बारे में बताई जाएगी, है ना, अलग अलग प्रकार से चीजें बताई जाएंगी, और वहां पर आएगा धर्म प्रचार, इस नदियों को जो है भेज दिया गया भारत में यहाँ से, तो 1813 में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम पहुंचते हैं 1833 में। ये जो टाइमलाइन है ना, इस टाइमलाइन में जो है ब्रिटेन की संसद में एक ही बात पर बहस हो रहा था, और बहस था सुधारवादी नीति के तहत। ठीक है, कैसे इसको बदला जाए, कि लोगों की स्वतंत्रता को कैसे हम देखते हैं, है ना, बहस होता है ना, तो देखिए दो तरीके से होते हैं। पहला ये कि एक व्यक्ति जो है ना किसी को कमजोर को दबा रहा होता है, और दूसरा व्यक्ति जो है ये देख करके सिर्फ ये बात चाहता है कि वो क्यों दबा रहा है, मैं दबाऊंगा, है ना, मैं उसका शोषण करूंगा, वो क्यों करेगा। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये गलत कर रहा है। आपने देखा होगा जनरली कि जब सरकार मोदी की होती है तो राहुल गांधी कुछ कुछ बातों पर, उसी बातों पर जो है बहस करेंगे, और जब राहुल गांधी या गांधी सरकार होगी या फिर कांग्रेस सरकार होगी तो मोदी जी का बात सुनने को मिलेगा। कुछ पुराने रिकॉर्डिंग मोदी जी की सुन लीजिएगा, आपको लगेगा कि दोनों बातें तो एक ही टाइप की, वो बोलते उसी टाइम पे वही थे और कर भी वही टाइम रहा है अभी अभी, है ना, वही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज होता है कि जब आप सरकार में होते हैं ना, सरकार आपकी नजरिया सब सही होता है, और विपक्ष में होते तो वो सब गलत होता है, और जब आप वो सरकार में होते तो उनके नजरिए में सब सही होता है और इधर के विपक्ष में गलत होता है। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पर बहस में चालू हो गया था कि विपक्ष चाहती थी कि जितने भी हमारे देश में, ब्रिटेन में जितने भी लोग हैं, क्या सबको स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना, किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता, मतलब एक प्रकार की स्वतंत्रता या फ्रीडम कैसा है। तो बात यहाँ पर उठ गई कि हमारे उपनिवेशक जो राज्य है, जो देश है, जैसे भारत हो गया, है ना, जो आसपास के देश हो गए जहां पर अंग्रेजों ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुका था, कंट्रोल कर लिया था लगभग, तो उस जगह पर जो है स्वतंत्रता की बात चलने लगी। तो फिर भारत के बारे में स्वतंत्रता की जब बात चलने लगी तो भारत में स्वतंत्रता का स्थिति क्या था, है ना, बिल्कुल नहीं था। तो उस आधार पर जो है पार्लियामेंट के दबाव के कारण सरकार ने कुछ पॉलिसी ला दी, और उसी पॉलिसी को कहते हैं हम 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान में जो है ना, पहले तो याद रखिएगा कंपनियां आ चुकी है ना, सारी कंपनियां आ चुकी है, तो अब जो चीन चाय वाला जो व्यापार है उसको भी बंद कर दिया, बोला कंपनी को बंद करो, बिकॉज कंपनी प्रशासन कर रही थी, और प्रशासन के जो उसके नियम कानून थे वो अपने हिसाब के थे। तो ऐसे में कंपनी ने जो व्यापार किया, व्यापार को भी जो है ना अब एकाधिकार से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। ठीक है, एकाधिकार समाप्त कर दिया, समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, अब सारी कंपनियां जो है कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकती थी, ठीक है, व्यापार के लिए। दूसरी बात, प्रशासनिक और विधायी कार्यों के लिए जो है ना, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि प्रशासनिक और विधायी कार्य जो थे यहाँ पर, वो गवर्नर जनरल काउंसिल से हो रहे थे, है ना, नियम भी यही बन रहे थे और यही सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विधायी कार्य थे, है ना, उस विधायी कार्य के अंतर्गत जो है जो सबसे बड़ी बात थी वो था
कि अच्छा यहाँ से सबसे पहले जो हमको याद रखना है वो 1837 से वो ये याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, बीओसी ने बना के भेजा यहाँ पर। ठीक है, तो बीओसी ने जब बना के भेजा तो उसके हिसाब से जो है ये पावरफुल हो गया, ये व्यक्ति पावरफुल हो गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल है, याद रखिएगा, भारत का। ठीक है, अच्छा इसको भारत का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोशिश क्या रहेगा, केंद्रीकरण करने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज करने का, पावर सेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पावर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो दो एक्ट पूछा जाएगा कि पावर सेंट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा पीक पर कब था, 1833 में था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एकदम पीक माना जाता है इसको। यानी कि सारा पावर किसको दे दिया जाए, ठीक है, जीजी को दे दिया जाए। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा डिसेंट्रलाइज कब किया जाएगा, तो 1858 के बाद। ठीक है, तो 1858 में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा और यहां से स्टार्ट होगा आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वैसे स्टार्ट हो चुका है, 1773 से स्टार्ट हो गया था। ये पीक पर है, याद रखिएगा, जहां पर इसको भारत को, पूरा भारत के क्षेत्र में जो भी कानून होगा, जो भी चीजें देखी जाएगी, वो कौन देखेगा, यहाँ पर ये देखेगा। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा। और उसके बाद जो है इसने क्या किया था, याद रखिएगा, इसका जो विधायी वाला जो क्षेत्र है ना, विधायी क्षेत्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अभी सारा काम हो रहा है ना, वो बॉम्बे, एक बात ध्यान रखिएगा, बॉम्बे और मद्रास वाला। तो बॉम्बे और मद्रास के पास ना अपनी विधायी शक्तियां थी। विधायी शक्तियां मतलब वो भी कानून बनाकर जो है आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकते थे, उसको लागू कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इनका सारा शक्ति खत्म कर दिया गया। बोला कि ये जीजी के हिसाब से चल रहा है ना, भारत के गवर्नर जनरल के हिसाब से ही चल रहा है और सारा सिस्टम उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और इसके कारण से जो है बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्ति खत्म करके अब सारी शक्तियां जो है वो जीजी के, यानी कि जो गवर्नर जनरल है उसके प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के बारे में उसको दे दिया गया। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये जो विधायी काउंसिल है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है विधायी जो काउंसिल है उसमें 6 सदस्य है और 6 सदस्य में एक सदस्य कौन होना चाहिए, विधि वाला, है ना, विधि वाला सदस्य, याद रखिएगा, मतलब उसको लॉ का पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये सदस्य जो होगा, ये सदस्य, है ना, हाँ, मतलब ये वोट नहीं दे सकता, बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ जो है ना, ये सदस्य भी नहीं कहलाएगा, ये अभी टेम्परेरी है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, एडवाइजरी के तौर पर, यहाँ पर एडवाइस तभी करेगा जब उसको बोलेंगे तुम बोलो, तो फिर बोलेगा। ठीक है, तो मैकाले को यहाँ पर लाया जाता है, याद रखिएगा, है ना, विधि सदस्य के तौर पर मैकाले को लाया जाता है। और मैकाले का काम इतना बढ़िया माना जाता है लोगों का कि भारत में जो साइकोलॉजिकल, है ना, जो थ्रेड था या साइकोलॉजिकल जो सिस्टम था उसको खत्म करने में किसका हाथ है, तो मैकाले का हाथ है, याद रखिएगा। और इसका काम देखते हुए जो है विधि आयोग का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष बना दिया गया मैकाले को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के तहत जो है ना दासत्व बात आई, दासत्व की बात आई, और दासत्व का मतलब हो गया यहाँ पर कि स्लेवरी, है ना। तो इस तरीके से जो है दासत्व के तहत जो है इसको लाया तो गया एक्ट को, लेकिन पारित नहीं कर पाए, और पारित नहीं कर पाए तो ये धीरे 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 करके जो है 1843 तक हुआ था ये, है ना। एक बार रिविजन हो गया आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा इसी के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस समय क्या कंडीशन है और इस समय को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सरकार चाहती है या ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि कंपनी को किस तरीके से हम क्या कर दें, किक आउट कर दें, है ना, किसी भी तरीके से उसे हटा दें। तो यहां से जो है कंपनी का जो एक्सटेंशन था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, कंपनी को पहले 20 साल के लिए जग रखा गया था, उसके बाद एकाधिकार थोड़ा थोड़ा दिया, फिर उसके बाद पूरा एकाधिकार खत्म किया, और अब जो है ना बोला बोला गया कि तुम रहो, तुम्हें आज्ञा पत्र की जरूरत नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि किसी दिन में तुमको हटाएंगे तो तुम नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास आज्ञा पत्र है इतने दिन का। ठीक है, इसलिए इसके आज्ञा पत्र को अब रोक दिया गया है। तो याद रखिए कंपनी का बिना सीमा के या बिना लाइसेंस के व्यापार, है ना। तो याद रखिएगा, पहले तो ये ध्यान रखिएगा जितनी भी कंपनियां थी सभी बिना लाइसेंस के व्यापार करना चालू कर दिए गए, यानी किसी को भी लाइसेंस की जरूरत अब भारत के लिए नहीं होती। ठीक है, बिना लाइसेंस के व्यापार करना। तो बिना लाइसेंस के जो है लॉर्ड कैनिंग, है ना, यहाँ का टाइमलाइन जो है लॉर्ड कैनिंग के लिए है, इसलिए जो है ये जो राजपत्र है ये लॉर्ड कैनिंग के लिए मायने रखता है ना। तो लॉर्ड कैनिंग कब आया था, 48 में आया था, 1848 में आया था, याद रखिएगा, और 58 तक 10 साल तक उसका शासन रहता है। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, 48 48 में, और 58 में जो है इसका टाइमलाइन खत्म होता है। तो कंपनी की समय सीमा जो है
ये निर्धारित तरह से हटा दिया गया, यानी कंपनी, ये ध्यान रखिएगा, सारी कंपनियां बिना लाइसेंस के हो चुकी हैं, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, इसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारी कंपनियों के लिए है। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, है ना। ये रास्ता बनाया गया था ताकि आप इसको हटा सके तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। इसीलिए जो है आज्ञा पत्र, ये अलग है। कंपनियों का लाइसेंस, देखिए कंपनियों को हटाने या नहीं हटाने से मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है कि आप इसके साथ होकर यहाँ तक आए हैं। मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर आप जुए हैं, है ना, जुए, है ना, जुए जानते हैं, जिसके सर से होकर आए हुए हैं ना, उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं आप, है ना। तो बाकी कॉन्सेप्ट यही है कि कंपनी जो आई थी वो तो यहाँ पर अपने आप में सिस्टमेटिक आई थी। हालांकि कंपनी ने भी गलत काम किया था। कंपनी को बोला था व्यापार करने के लिए, यहाँ आके प्रशासन करना चालू कर दिया। तो कंपनी का के ऊपर चिड़ तो वो सरकार की भी है ना। ऐसा ना हो, देखिए हर बार क्या होता था, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। संसद में बहसबाजी हो रही है ना। उस कंपनी को व्यापार पत्र या आज्ञा पत्र किसने दिया था? सरकार ने दिया था। तो यहाँ पर कंपनी कुछ भी मारकाट करेगी, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, नाम किसका खराब होगा? सरकार का खराब होगा। अब वो सरकार का संसद में बहस होगा तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है, एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति को मारता है तो सरकार के ऊपर उंगली उठती है, पुलिस पर नहीं उठती है, सरकार के ऊपर उठती है, और सरकार विधानसभा में बहस कर रहा होता है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे में आपने देखा होगा जनरली मूवी में दिखाया होता है कि अरे बहुत ऊपर से बहुत दबाव है, ऊपर से बहुत दबाव है, इस तरीके से बात करते हैं लोग, ठीक है। तो वैसे ही ब्रिटेन के ऊपर दबाव पड़ता था, कंपनी यहाँ कुछ भी करती थी, दबाव उसके ऊपर सरकार में पड़ती थी। सरकार का दिमाग खराब हो चुका था ब्रिटेन में, ठीक है। तो वो चाहता था इसको कहीं ना कहीं रास्ते लगाना पड़ेगा, वरना ये तो है ना, प्रशासन के नाम पर जो है पैसे तो। और वारेन हेस्टिंग को आपको पता ही है, वारेन हेस्टिंग ने जो है जो लूट मचाई थी यहाँ पर, है ना। इतना करप्शन, इतना करप्टेड था वो कि जब बताया जाता है ब्रिटेन जाता है तो ब्रिटेन में इतना धन लेकर गया था ना कि उसके बराबर जो है किसी अमीर आदमी का धन नहीं था। वहां ब्रिटेन में अमीर आदमी बहुत पड़े थे, उसके बावजूद उसका उसके जो कैलकुलेशन है वो कहीं ज्यादा ऊपर था। वो आदमी था। तो ऐसे में जो है कंपनी का जो नाम था वो तो खराब था ही, लेकिन सरकार का नाम खराब हो रहा था, और सरकार इस बात को मतलब जाने नहीं देना चाहती, ठीक है। वो एक बैग, अगर देखिए कभी भी सरकार किसी को चुनकर रखती है ना, तो उसको ना कंट्रोल रखती है ना। लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसको तुरंत भगा देगी, तुरंत भी नहीं भगा सकती। कारण क्या था, अगर कुछ भी तुरंत करेगी तो इस पर ब्लेम कौन लगाएगा? विपक्ष वाला लगाएगा। और किसने किया था? सरकार ने किया था, तो तुरंत होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको रास्ता लगाएगा धीरे 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 करके, ताकि सरकार पर ब्लेम ना हो, ठीक है। और ये रास्ता वहीं पर आया था, याद रखिएगा। मतलब 1853 में सरकार ने समझ लिया था कि मुझे इसको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है, अगर नहीं लगा पाया तो ये कल डेट पर जो है मेरा पूरा सरकार खा जाएगा, ठीक है। और ऐसे में शुरुआत हो जाती है यहाँ पर 1853 के चार्टर एक्ट या राजल एक्ट से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए क्या करता है क्योंकि यहाँ पर जो काउंसिल है ना, काउंसिल को याद रखिएगा। ये काउंसिल क्या है समझिएगा, इसे बोलते हैं केंद्रीय विधायी काउंसिल, है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा। इसका निर्माण हुआ है यहाँ पर, इसका निर्माण आपने देखा है ना। तो इसमें क्या क्या रखा गया है, इसमें दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे मिला के बोला जाएगा? केंद्रीय विधायी काउंसिल। इसको कैसे बोला जाएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होगा विधान परिषद और एक होगा जीजी का काउंसिल। तो जीजी का काउंसिल मैंने बताया था कि ये काउंसिल जो होगा ये सरकार चलेगा, भारत इसमें सरकार चलाएगा। और ये जो काउंसिल होगा ये क्या करेगा? नियम बनाएगा, ठीक है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। दोनों मिलाकर 10 की संख्या पर जो है क्या कहलाएंगे? केंद्रीय विधायी काउंसिल। यानी भारत में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे कहा जाता है केंद्रीय विधायी काउंसिल। हाँ, पार्लियामेंट कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको समझना होगा कि जब तक ये अलग है, ये अलग है, तो वो नहीं है। ये दोनों मिलेंगे तभी वो बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में जो छठवां सदस्य है वो आपको याद होगा मेघालय है, अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कौन है? ये संसद, संसद है, पार्लियामेंट है, जहां पर कानून बनेगा। लेकिन कानून तब बनेगा जब ये लोग शामिल हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो ये कानून बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति लाया गया है ना, आगे चलकर यही हमारा संसद बनता है आगे चलकर। इसी को आप केंद्रीय विधान परिषद कहेंगे। और केंद्रीय विधान परिषद मतलब जो आपका एक व्यक्ति आ जाएगा जिसको आप बोलेंगे कि वहां पर जो है सिस्टम डेवलप हो रहा है, और वो जो है संसद का रूप ले लेगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये एग्जीक्यूटिव पावर है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विधान परिषद और यहाँ पर जीजी का काउंसिल, है ना, गवर्नर जनरल का काउंसिल, जो कि बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। हाँ, ये विधान परिषद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखिएगा। और उसके बाद ये है आपका गवर्नर जनरल का काउंसिल, ठीक है। दो काउंसिल याद रखिएगा, ठीक है, सदस्यों की संख्या याद रखिएगा। और ये कहलाएगा क्या, इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीटली काउंसिल के दोनों को जोड़कर ही बोलेंगे, कभी अलग अलग बोलेंगे तो इनका अलग अलग नाम है, लेकिन ये दोनों सदस्य मिल जाएंगे तो। और ये क्यों बनाया गया है? ये है पावर को बढ़ाने का तरीका, है ना। इसमें पावर कैसे बढ़ेगा? पावर कुछ इस तरीके से, देखिए नाम क्या चल रहा है, अभी चल रहा है, देखिएगा
कि भारत में जो है ना, भारत की स्थिति ये हो रही है कि धीरे धीरे मजबूत हो रही है, लोग जो है ना अवेयर हो रहे हैं। अब जब भारत अवेयर होता है ना, तो इसका मतलब है कि भारत में जो स्थिति आएगी वो स्थिति के अनुसार जो है ब्रिटेन के सरकार पर दबाव बढ़ेगा, है ना। यहाँ मजबूती आएगी तो वहां दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो आपको जो है ना यहाँ पर ऐसा बोला जाएगा कि भारत के लिए कानून बना रहे हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं, ब्रिटेन में क्यों बन रहा है हमारा कानून, ठीक है। तो कानून को बनाने के लिए जो है भारत में इस प्रकार का एक सिस्टम लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर यह सिस्टम आ गया है, ठीक है, जो कि भारत के अंदर तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी सिस्टम कहाँ चलेगा, ये इतना पावरफुल है, याद रखिएगा कि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सारे मेन रोल जो है ना अभी जीजी के पास है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा और क्या क्या होता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो सदस्य यहां पर एक शामिल था 6 नंबर पर, वो 6 नंबर पे छठो सदस्य याद रखिएगा, अब उसको उठा करके जो है ना यहाँ पे डाला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बात समझिएगा, ये परमानेंट हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर क्या था वो टेम्परेरी था, अब यहाँ पर परमानेंट हो रहा है, लेकिन वोट का अधिकार अभी भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उस विधि के मेंबर को या विधि सदस्य को जीजी काउंसिल में जगह दी जाती है या जगह दी गई। अच्छा क्यों दिया गया था यहाँ पर जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना वो एडवाइजरी था, है ना, मतलब एडवाइस करता था, लेकिन जब उसने कानून बनाने का काम किया तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसने कानून बनाया हो पहले, है ना। पहले कानून बनाने वाला व्यक्ति, देखिए ये जो गवर्नर आ रहे हैं ये लोग पढ़ के थोड़ी आ रहे हैं, मतलब सीख के थोड़ी आ रहे हैं कि कानून कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रशासन का काम नहीं किया है। ये कौन है, सेना में कोई था, है ना, सेना वाले व्यक्ति, सेनापति का कोई व्यक्ति, ऐसे टाइप, मतलब जो लड़ाकू लोग थे ना उनको यहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब ये काउंसिल बन रहा था तो इनके पास किसी प्रकार का नॉलेज किस बात का नहीं था, विधि बनाने का, कानून बनाने का, कि कानून को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो कानून बनाने के लिए इसको यहाँ पर मैकाले को यहाँ पर डाल दिया गया ताकि जीजी को भी सपोर्ट मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसको परमानेंट मेंबर बनाया गया, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति को वापस यहाँ पर ट्रांसफर और एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए इसके बाद देखिएगा विधान परिषद जो है ना, हाँ मेकाले ही चलेगा, मेकाले के अलावा दूसरे विधि कानून का कोई और नहीं है, यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं उसकी जगह पर, ठीक है। तो मेकाले को याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा और क्या किया गया 1853 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्थानीय प्रतिनिधित्व को परिषद में स्थान, तो विधान परिषद जो था उसमें स्थानीय प्रतिनिधियों को जो है स्थान दिया जाएगा, याद रखिएगा, है ना। दबाव बढ़ रहा है, मैंने बताया दबाव बढ़ रहा है, तो भारतीयों को शामिल करने की बात की जाएगी तो बोलेंगे भारतीयों को शामिल तो अभी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास 10 साल का अनुभव होगा उन्हीं को शामिल करेंगे, और 10 साल का अनुभव कोई भारतीय यहाँ पर था ही नहीं, तो अनुभव कहां से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतिनिधि कौन रहेगा, अंग्रेज ही रहेंगे यहाँ पर, जो कंपनी में आके काम कर रहे थे उन्हीं को 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो कंपनी में काम करने वाले जो सिविल है जिनके पास क्या रहेगा 10 साल का अनुभव रहेगा, उसको जो है अब काउंसिल में जगह दिया जाएगा, याद रखिएगा, मतलब प्रतिनिधियों को जगह दिया जाएगा, है ना। उसके आधार पर जो है 10 साल का अनुभव देखा गया सिविल सेवा में लोगों को जो है, लेकिन केवल अंग्रेज ही इसमें शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा, कंपनी के काउंसिल में, है ना। कौन से काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, ये वाले विधान परिषद में, ठीक है। यहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा, यहाँ जो है ना 1909 के आसपास जा पाएंगे आप। ये ऐसा जगह है जहां पर गवर्नर जनरल बैठा है और अपने आसपास भारतीयों को भड़कने नहीं देगा, है ना। बड़ी मुश्किल से जो है ना आप लड़ते लड़ते वहां तक पहुंचेंगे तब इसमें अपने को जगह मिलेगा, वरना जगह नहीं मिलेगा यार, ठीक है। तो तब तक से जो है अभी भारतीयों को कहीं जगह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बार बार लड़ेंगे हम लोग की भारतीयों को जगह दो, हमारे लिए कानून बन रहा है, हमारे लोगों को दो। तो ये बोलेंगे ठीक है हम एक काम करते हैं, 3 लोग को जगह दे देंगे, और 3 लोग किसको देंगे, तो याद रखिएगा ये 3 लोग राजा लोग को दे देंगे। अब बोलेंगे राजा लोग इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि जनता को क्या चीज की जरूरत है ना। पटियाला के राजा उसको जगह दे देते हैं, है ना। उसके बाद जो है आपका एक राव करके है, याद रखिएगा, उनको जगह दे, मतलब टोटली जो है ना राजाओं को जगह देकर जो है इस बात को तय करते हैं कि सरकार में हमने जगह दिया 3 लोग को, 3 भारतीयों को जगह दिया, एक्चुअल में राजा को बैठा दिया वहां पर, ठीक है। तो राजाओं को जगह दिया, बल्कि ऐसे लोकल लोगों में से किसी नेता को या स्थानीय नेता को जगह नहीं दिया, ठीक है। तो ये गड़बड़ होता है आपके परिषद में। चलिए देखेंगे आगे, मैं कमियां भी बताता चलूंगा आपको। अब देखिए एक्चुअल में जो प्रयास है वो किस प्रकार का प्रयास है, ये धीरे धीरे जो है ना इंडिया में इंग्लैंड जैसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इंग्लैंड के सदन के बारे में पता होगा आपको, इंग्लैंड में ना जैसे हमारे यहाँ आज वर्तमान में 2 सदन है ना, अपर हाउस लोअर हाउस इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ का जो अपर हाउस होता है ना, और लोअर हाउस होता है, उनका पर्टिकुलर एक नाम है, ठीक है। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
है ना। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया है, इसको ऐसे याद रखिएगा, है ना। लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है ना भारत में लागू करने का प्रयास किया गया कि दो तरीके का सदन बनाया जाए और दो सदनों से चीजें चलेंगी हमारे यहाँ। ठीक है। तो इंग्लैंड के सदनों के हिसाब से जो है हमारे यहाँ सदन बनाने का प्रयास किया गया, और उस प्रयास में जो है हमारे यहाँ ठीक है। तो इस तरीके से जो है विधि सदस्य को जीजी के काउंसिल में स्थायी कर दिया गया, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरी, को जगह देने का प्रयास किया गया, भारत में प्रतिनिधि को जगह देने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ये 10 साल का अनुभव मांग रहे हैं और उस अनुभव का कारण क्या था, अंग्रेज को ही देना है। ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा, इंग्लैंड जैसी व्यवस्था को भारत में सेटअप करने का प्रयास करना। ठीक है। इंग्लैंड जैसी व्यवस्था को भारत में सेटअप करना, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है अपर हाउस और लोअर हाउस, और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन यानी कॉमन्स, और अपर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है। इसके बाद इसमें एक प्रावधान और किया गया था, याद रखिएगा। प्रावधान था कि सिविल सेवा में खुला प्रतियोगिता, है ना। सिविल सेवा के लिए खुला प्रतियोगिता, खुला प्रतियोगिता मतलब एग्जाम दीजिए, और पहले क्या हो रहा था, नॉमिनेट हो रहे थे, है ना। और कौन नॉमिनेट करता था, बीओसी करता था। ठीक है। तो यहां पर फिर जब ये प्रकरण लाया गया कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता कर दी जाए, तो बगावत हो गया, अंग्रेज लोग भी अंग्रेज का बगावत करना चालू कर दिया, और ऐसे में जो है इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लाया पहली बार यहां पर था, बाद में आएगा फिर इसको जब हम एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर विरोध के कारण रोक दिया गया, याद रखिएगा। विरोध करेगा तो आपको मैं बताता हूँ विरोध कैसे होता है, विरोध देखिए कैसे होता है। अभी आपको पता होगा बीएड और डीएड वाले में कैसे पंगे चल रहे थे कुछ समय पहले, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को केवल डीएड वाले लोग को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वही लोग पढ़ा सकते हैं, है ना, बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साइन कर दिया, खत्म कर दिया बात। अब डीएड वाले लोग हल्ला मचाने लगे। हल्ला क्या मचाने लगे, वो लोग बोलने लगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय कर दी है तो तुम कौन होते हो ये बात तय करने वाले। देखिए अभी इससे फंसेगा अभी केस, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आने वाला सरकार, कल अभी आपको पता होगा डीएड का पोस्ट आया हुआ है ना, डीएड के अकॉर्डिंग जो है 2292 के आसपास पोस्ट आ गया प्राइमरी टीचर्स के लिए। ठीक है। अब सोचिए उसमें क्या किया जा रहा है, सरकार ने बोला, सर ये बात समझ लीजिएगा, सरकार अभी हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की, उसने बोला है कि बीएड डीएड वाले जो है वो बीएड के अकॉर्डिंग भी अब फॉर्म सबमिट कर सकेंगे, है ना, मतलब कि 6वीं से 8वीं वाले को पढ़ा सकेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहली से लेकर 5वीं तक के लिए एलिजिबिलिटी डीएड वालों का है, तो फिर ये 6वीं से लेकर 12वीं जो आपकी 8वीं है उनको क्यों जगह दिया जा रहा है ना। तो फिर बीएड वाले हल्ला करेंगे अब इसमें, अब ये केस लेके पहुंचेंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। यही वाला विरोध होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये खुला प्रतियोगिता की बात हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा कि भारतीय शामिल हो जाएंगे, खुले तौर पर शामिल होंगे सिविल में। ठीक है। तो ऐसे को रोकने के लिए जो है अंग्रेजों ने भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, बोला कि हमारा जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है ना, जबकि इसमें अधिकार छीना नहीं जा रहा है। यहाँ पर जो है ये टैलेंटेड लोग जो होते हैं, है ना, उनका स्थिति ये जो है कि हम नॉमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पावर है एक तरफा कि हम अंग्रेजी कंपनी चला रहे हैं, तो अंग्रेजों को ही वहां पर चुनने को होना चाहिए और नॉमिनेट करके हमको रख लीजिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर अधिकांश ऐसा होता था कि उसका बेटा जो है ना वो किसी तरीके से आ ही जाता था इसमें सिविल सेवा में। ठीक है। तो ये वाली जो व्यवस्था थी उसको प्रोटेस्ट करके रोक दिया गया। तो 1853 में ये तीन चार बातें यहाँ पर हुई थी, याद रखिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1853 का चार्टर एक्ट सही है ना। अब घटना जो है, जो कि कंपनी चाहती थी कि कंपनी, अच्छा एक बात और यहाँ पर, है ना, क्योंकि बीओसी पावरफुल चल रहा है तो सीओडी को कमजोर करना है। सीओडी के लिए मैंने बताया कि 24 सदस्य हैं, है ना, सीओडी में 24 सदस्य हैं। तो अभी इस समय क्या किया गया, 53 में क्या किया गया, इनकी सदस्यता को घटा करके 18 कर दिया गया, है ना, इसकी सदस्यता कम कर दी गई। और कम करने का कारण क्या था, तो बस इतना ही बोला कि अब आपके शेयर होल्डर्स की पावर कम हो रहे हैं, हम एक काम करेंगे, छटनी करेंगे, है ना। और छटनी करने के साथ ही जो है 6 सदस्य को बाहर कर दिया और 18 सदस्य जो है इसमें शामिल कर दिया। 18 सदस्य अब आपके सीओडी में 18 सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो 18 की जगह पर जो है, और एक बात और, अब इसमें जो 18 रहेंगे उस 18 में भी 6 कौन कहां से आएंगे ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उसमें से भी जो 6 सदस्य होंगे ये क्राउन के द्वारा जो है नॉमिनेटेड होने चाहिए, है ना। यानी सीओडी के अंतर्गत पहले 24 सदस्य थे, बाद में उसे 6 हटा दिया गया। अब उस 18 सदस्य में भी 6 सदस्यों को ये बोला गया कि ये क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होने चाहिए, यानी हमारे व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा कुछ जो है इस एक्ट से लाया गया था। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, वो इतिहास में टॉपिक में आप करेंगे, हाँ उसको करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, देखिए आप जो है विशेष प्रकार से देखिए, भारत के अंदर सामाजिक गतिविधियों में जो है ना, सिर्फ 4 बातें जो कल मैंने बताई थी, है ना, सती प्रथा का विरोध करना, है ना, उसके अलावा जो है ये विधवा पुनर्विवाह कर लाना, तो इसके लिए एक्ट बनाने का जो संबंध था, है ना, इसमें एक्ट में आपको जगह नहीं मिलेगा।
आपको क्या मिलेगा, वो सीधे सिंगल फैक्ट पे बनेगा, और वो जो है ना ब्रिटेन नहीं करके देगा आपको, ये गवर्नर जनरल करके देगा, और ये नियम यहाँ से लगेगा, है ना? मतलब यहाँ की जो काउंसिल है वो बना के देगा आपको, ब्रिटेन से इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है? दासत्व को खत्म करने का जो प्रयास किया गया है वो पूरे भारत का प्रॉब्लम था, और चूंकि राजा महाराजा थे यहाँ पर, और वो दास प्रथा को जो है खत्म नहीं करना चाहते थे, है ना? क्योंकि दास खत्म हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, ऐसा वाला। तो उस स्थिति में जो है, क्योंकि लंबे समय से ये चलता आ रहा था, पूरे इतिहास में आप देखेंगे दासत्व के बारे में, तो उसके कारण जो है इसका विरोध काफी हुआ, और जैसे तैसे करके जो है अब दासत्व खत्म। देखिए, बोलने से क्या होता है कि जैसे मैं बोलूंगा कि हमारे भारत में शौचालय वाले सिस्टम आ गया तो खत्म हो गया सब कुछ, लोग बाहर जाना बंद कर दिया, ऐसा पॉसिबल है? है ना? कॉन्सेप्चुअली है, गांव की तरफ जो है ना, हाँ, ऐसे ही चीजें हैं, मतलब चीजें वही है, लेकिन वही सेम चीज भारत में था कि भारत में दासत्व तो खत्म नहीं होता, बस दिखता नहीं है ना? दिखता नहीं है। बंधुत्व, जो आपने देखा, बंधुआ मजदूर सुना होगा, है ना? कि एक जन ने, पिता ने कर्ज लिया, उसका बेटा कर्ज भर रहा है, उसका बेटा कर्ज भर रहा है, भरते भरते जीवन खत्म, है ना? तो चार पांच पुस्त जो है ना उसी जमींदार के घर में है। ठीक है, बंधुआ, क्या रखिएगा, तो ऐसा सिचुएशन में वो जमींदार थोड़ी बाहर बताएगा कि मेरे यहाँ काम करता है बंधुआ है। ये सिस्टम किसी को नहीं, और इतना दबाव बनाकर दास क्यों करते हैं कि अगर मिली गई अगर हो जाएगी, और इस तरीके से जो है पैसा तो खत्म होता है। तो इस तरीके से रास्ता जो खत्म हुआ है वो सिर्फ पेपर में खत्म हुआ है, याद रखिएगा, वरना चल तो आज भी रहा है ना? आज भी बिहार में, आज भी छत्तीसगढ़ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि वो बाहर नहीं दिख पाता है, बाहर, क्योंकि वो जो जमींदार होगा या जो व्यक्ति अमीर आदमी है वो पुलिस भी कंट्रोल में रखता है ना? तो उस स्थिति से जो है, अब कहाँ कहाँ से पता चलेगा आपको, या क्या लड़ लेंगे आप? क्योंकि वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो जानबूझ के काम करता हूँ यहाँ पर, खुशी उसी काम करता हूँ, भले उधर पीछे बेल्ट खाता होगा, है ना? लेकिन सामने जो है वो बताएगा ऐसे ही, वो पंगा थोड़ी लेना, घर है उसका वहां पर, है ना? जैसे तैसे वो जिंदगी काट रहा है अपना, भले बैल चढ़ा रहा है उसका, तो वो चीजें ऐसे दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर नहीं, आगे 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 जाएगा अभी। ठीक है, अभी सिविल सर्विसेज तो बस नाम पर आया कि हमारे यहाँ जो, हाँ, और वो नाम सिर्फ इतना है कि खुला प्रतियोगिता कराएंगे, लड़ाई हो गई इसमें। ठीक है, जैसे मैंने बताया बीएड डीएड में ऐसा होता है वैसे, जैसे तो जनरली है ये बात, प्रोटेस्ट में आता है बात। ठीक है, तो इतना बगावत हुआ कि इसको बंद करना पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये बातें बंद हो गई। चलिए आगे चले। अब देखिएगा, इसी के बाद जो है, जो सरकार ढूंढ रही थी कि कंपनी को जिस किसी तरीके से किक आउट किया जाए, और इसी समय घटना घट जाती है 1857 क्रांति। तो सरकार ने बोला कि जो भी हुआ है ये कंपनी के कारण हुआ है, कंपनियों का कुकृत्य था ये। ठीक है, तो उसके कारण जो है बगावत हुआ, और स्थिति को इतना ज्यादा स्थिति पर लाया गया कि जहां पर भारत जो है ना एक संगठित, जो है एक संगठित राष्ट्रीयता को जन्म दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेज डरने लगे इससे, अंग्रेज डरने लगे, तो सबसे पहले काम क्या किया, बोला कि कंपनी, अब इसको निकाल दो यहाँ से, है ना? मतलब भारत में कंपनी का जो साम्राज्य था ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहा है ना? कंपनी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, व्यापार प्रशासन सब खत्म था। अब ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठीक है, ऑफिशियली कब बंद करेंगे, ऑफिशियली बाद में बंद होगा, यहाँ की भी टेम्परेरी बंद कर दिया गया, ऐसा काम नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ, पावर खत्म हो गया है। पावर के साथ साथ जो है ना, अभी इसमें जैसे व्यापार करने के, जैसे क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी को ऐसे चालू करते हैं, अचानक से बंद नहीं कर सकते पूरा का पूरा, कितने के लेन देन बचे रहे हुए होते हैं, कितने स्टॉक्स होते हैं, वो सब कुछ मैनेज करना होता है ना? तो उस जगह पर जो है कंपनी का काम बंद कर दिया गया है ना? अंदरूनी काम चल रहा होगा, सिस्टमेटिक चल रहा होगा, ऑफिशियली बंद करेंगे 1 जनवरी 1848 को। ठीक है, माफ कीजिएगा, 58 59 को। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले याद है कि कंपनी जो है साम्राज्य के तौर पर जो है पूरी तरीके से अब ये बंद हो चुका है, यानी जो सरकार चाहती थी 4 5 3 4 सालों में उसने पूरा कर दिया इसको, है ना? कंपनी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और यहाँ पर जो है कंपनी के अधिकृत क्षेत्र, यहाँ पर कई ऐसे कारण है, आपको बता दूं, है ना? जैसे सिर्फ कंपनी का काम क्या है, या फिर आपको मैं बता दूं कि कंपनी के समय, इस समय 1857 क्रांति का जो मुख्य कारण था, है ना, उसमें आपको पता होगा डलहौजी, और इसके अलावा जो है आपका एक एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक डलहौजी का और संधि का, है ना? संधि का मतलब है यहाँ पर कि एक व्यक्ति आए हुए थे जिसने जो है ना अंग्रेजों के साथ राजाओं को ये बोला कि तुम मेरे साथ क्या कर लो, संधि कर लो, मेरे जितने भी सेना है तुम्हारे पास रहेंगे, तुम उसका उपयोग करते रहना। हाँ, वेलेजली, है ना? याद रखिएगा, वेलेजली। ठीक है, है ना? डलहौजी और वेलेजली का संधि वाला कॉन्सेप्ट, इन दोनों का जो जो टाइमलाइन था भारत में वो बहुत खतरनाक था। डलहौजी ने तो हड़प नीति लगाया, है ना? तो याद रखिएगा, इसने पूरा का पूरा क्षेत्र हड़पना चालू कर दिया। दूसरा, वेलेजली का संधि नीति लाया गया, और संधि नीति जब पॉलिसी लाया गया तो इसने बोला कि सबसे पहले संधि के तहत ना हैदराबाद ने संधि किया था,
है ना, और बोला कि अंग्रेजों के सैनिक मेरे पास। ये कुछ ऐसा समझिए कि पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुई तो कौरव बोलते हैं कृष्ण जी का सेना मेरे पास, है ना, तो कृष्ण जी को फिर बोलते कि तुम जाओ अर्जुन के पास रहो, है ना। तो उसी वही सेम चीज है कि हैदराबाद ने तुरंत तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि सेना जो है मुझे मिल जाएगी अंग्रेजों की सेना, और मैं लड़ूंगा फिर मैसूर के साथ, है ना। तो ये इस तरीके से जो है स्टार्ट हुआ था। तो हुआ क्या, इसके तहत जो है ना कंपनी ने एक इसके पूरे क्षेत्र को, कंपनी का जो क्षेत्र था, अधिकृत क्षेत्र था, उस पर जो है अब ब्रिटेन सरकार जो है अपना लागू कर लिया, यानी कि यहां से जो है ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत शामिल हो गया वो, ठीक है। तो कंपनी के अधिकृत क्षेत्र में ब्रिटेन सरकार ने अपना अधिकार किया, और अब जो है यहां से सम्राज्ञी के हाथों में या क्राउन के हाथों में शासन चला गया, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए कंपनी को कब बंद किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये इमरजेंसी है ना, ध्यान रखिएगा, ये 1858 का जो एक्ट है, ठीक है, ये एक प्रभाव में आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये हरित क्रांति है, और उसके कारण लाया गया था 1858 का एक्ट, ठीक है। 57 के कारण 58 का एक्ट लाया गया, जहां पर भारतीयों को संतुष्ट करने की बातें की गई कि भारतीय किसी तरीके से संतुष्ट हो जाए। अब कंपनी के नाम पे इतना सारा मतलब गंदगी फैलाया गया, कंपनी ऐसा था, आप लोग को लूट रहा था, आपको ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो फिर एक नरेशन डेवलप हुआ इसमें। नरेशन क्या था कि अब जो है सीधे ब्रिटेन आपको देखेगा और ब्रिटेन को हर बात तय करेगा, जहां पर आप जो है अब उनके लिए जी रहे हैं तो हम उनके लिए जिएंगे, इस तरीके का जो बात आया था नरेशन वॉर्स, आप समझते हैं कि जहां पर जो है ना आपके दिमाग में ये बात डाल दी जाएगी कि कंपनी बुरा था, अब ब्रिटेन का साम्राज्य जो है अच्छा है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो है ना लोग खुश होने लगे कि बहुत अच्छा होगा, अब तो ब्रिटेन की सरकार आ चुकी है, घर घर पानी आएगा, घर घर ये रहेगा, घर घर स्थिति ये बहुत अच्छी हो जाएगी, हम बहुत डेवलप हो जाएंगे, हमको डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, भारत इतनी तेजी से आगे निकलेगा कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता, इस तरीके की बातें चलने लगी, ठीक है। तो उस आधार पर जो है सम्राज्ञी या क्राउन का शासन जो है अब यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो ये 1858 में सबसे बड़ा जो झूठ था, या जो सबसे बड़ा जो भारत के संबंध में लूट था, वो स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कंपनी ने तो बहुत लूटा है, वो तो बात सच है, लेकिन उसके बाद जो है ना 58 के बाद अब सीधी तौर पर जब सरकार का नजर भारत पे रहा, तो भारत के हर क्षेत्र को टटोलना चालू किया उसने कि भारत को कैसे लूटा जा सकता है, भारत में कहां कहां से पैसा राजस्व कमाया जा सकता है, ठीक है। और यहां से उन लोगों ने पॉलिसी, इतिहास में पढ़ेंगे, पॉलिसी लगाना चालू किया था, है ना। जैसे कि राजस्व की पॉलिसी में क्या परिवर्तन किया गया, है ना, राजाओं को कैसे मारा गया, वो सब तरीके जो है इसमें इन्होंने लागू किया, है ना। अब इसके अंदर का जो है 58 में एक सबसे बड़ी बात आती है, याद रखिएगा, कि जब ये क्राउन के हाथ में चला गया तो सीओडी का काम क्या है ना, सीओडी खत्म। तो याद रखिएगा इसके अलावा जो है 58 में सबसे बड़ा काम किया गया, सीओडी को खत्म कर दिया गया, और बोला कि जब सीओडी नहीं है तो उस पर कंट्रोल करने का क्या फायदा, तो बीओसी को भी खत्म। तो द्वैत शासन प्रणाली खत्म किया, देखिए मैंने बताया था कि द्वैत शासन प्रणाली प्रेसिडेंट एक्ट से स्टार्ट हुआ था, यहाँ लाके खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से द्वैत शासन प्रणाली जो है खत्म हो गया, यानी सीओडी और बीओसी को बंद कर दिया गया। अब यहीं पर क्या किया गया, याद रखिएगा, भारत सचिव के नाम पर जो है ना 8, हाँ ये एक्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है भारत, ये जो सिस्टम बंद हुआ है, याद रखिएगा ये सिस्टम बंद हुआ तो इसके ऑप्शन में कुछ तो बनाना पड़ेगा। ये बंद जब भी कभी भी आप याद रखिएगा, आपको ना हमेशा एक प्लान के ऊपर दूसरा प्लान सोच के रखना पड़ता है, ये प्लान फेल हुआ तो दूसरा प्लान क्या होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम बंद किए, तो भारत को कैसे मैनेज करेंगे, क्या सरकार सीधे तौर पर भारत को या भारतीयों को ब्रिटेन की नागरिक बोल देगी, नहीं बोलती है वो, है ना। वो बोलती है कि भारत जो है ना ब्रिटेन का सब्जेक्ट है ना। ब्रिटेन का सब्जेक्ट मतलब एक ऑप्शन के तौर पर देखती है कि वहां से क्या हो सकता है हमारा, जैसे और जहां जहां पर उसने अपना पूरा क्षेत्र कायम किया होगा वहां वहां सब्जेक्ट देखता है अपना, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने लोगों को भेजता है। तो उसके आधार पर जो है ना भारत के लिए स्पेशली जो है एक चैम्बर बनाया गया, चैम्बर का मतलब है ब्रिटेन में एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, और इस पद का नाम था भारत सचिव, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से जो है एक चैम्बर डेवलप किया गया, और ये पद नया सृजित किया गया, याद रखिएगा ये पद बन गया। ठीक है। तो भारत सचिव के नाम से जो है एक पद का गठन हुआ, याद रखिएगा, और इस पद की सहायता के लिए, इस पद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय का परिषद डेवलप किया गया, ठीक है। तो भारत सचिव का एक पद, याद रखिएगा, दूसरा सहायता, है ना। अच्छा ये किसके अंडर काम करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके अंडर जो है ना ये जो काम करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेनली जो है ना कौन कौन होता था, जो मैंने आपको बीओसी बताया था ना, बीओसी, बीओसी के अंतर्गत जो सदस्य थे, याद रखिएगा, उन सदस्यों में आपको मिलेगा वित्त मंत्री,
बीओसी के लिए, ठीक है, अभी वायसराय नहीं पहुंचे, अभी हम लोग भारत सचिव की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत सचिव अलग है, ठीक है। तो बीओसी के अंदर याद रखिएगा वित्त मंत्री है, राज्य सचिव है और प्रिवी काउंसिल के मेंबर होंगे। ये लोग थे बीओसी के अंदर, ठीक है। तो बीओसी में जो है 6 सदस्यों में एक ये 4 यहां से आते थे। अब उसके आधार पर जो है ये जो 15 सदस्य परिषद है, याद रखिएगा, है ना, तो इनको हटाने के लिए संसद में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ये हटेंगे, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर ये भारत का सचिव जो है ना, ये नहीं हटा सकता अपने सदस्य को, है ना, और इवन भारत का सचिव भी जो है नहीं कुछ कर सकता, मतलब पावर थोड़ा सा उतना तेज नहीं है। लेकिन अगर आप हिराकी को देखेंगे, जो इनकी हिराकी होगी, वहां पर भारत सबसे ऊंचा कौन होगा, यहाँ पर होगा राज्य सचिव, उसको ये कनेक्ट करेगा भारत सचिव, और भारत सचिव के अंदर होंगे फिर आपके बाकी लोग, है ना, वायसराय का काउंसिल, इस तरीके से जो है सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो पहला सिस्टम में सबसे ऊपर ब्रिटेन में बैठा हुआ राज्य सचिव, ब्रिटेन में बैठा हुआ भारत सचिव, ठीक है, और ब्रिटेन के बाद अब भारत में आएंगे तो वायसराय भारत में होगा, वो भारत सचिव के नीचे होगा, और वायसराय के नीचे होगा आपका बाकी काउंसिल, ठीक है। इस तरीके से 4 लेयर। वायसराय गवर्नर नहीं था यहाँ पर, देखिए वायसराय ही है, गवर्नर है ना, वायसराय का नाम जो है ना, गवर्नर को भी मिटा देंगे, है ना, अभी गवर्नर के नाम पे बहुत गंदगी हुई है यहाँ पर, आपने डलहौजी देखा, बाकी सारे लोग आए थे, है ना, तो इन लोगों की जो नीति थी उसके आधार पर जो है गवर्नर के नाम पर बहुत गंदा हुआ भारत में, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि गवर्नर हटा देते हैं, अब गवर्नर की जगह पर एक नाम रखेंगे, वायसराय बोलेंगे उनको, ठीक है, अब वायसराय पद आ जाएगा उसकी जगह पर, केवल नाम परिवर्तन है, काम वही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से जो है 15 सदस्य है, परिषद है, लेकिन इन दोनों को हटाने के लिए कौन हटा सकता है, केवल ब्रिटेन का पार्लियामेंट, है ना, इनको हटाने के लिए हमेशा संशोधन की जरूरत पड़ेगी या हटाना पड़ेगा, तो ये हटा सकती है, याद रखिएगा, है ना, बाकी कोई नहीं हटा सकता। मतलब इम्यून नहीं है, इम्यून समझते हैं जैसे हमारे राष्ट्रपति इम्यून है ना, मतलब राष्ट्रपति को जो है ना उनके कर्म के लिए आप न्यायालय या किसी प्रकार सजा नहीं दे सकते हैं, है ना, इनको दे सकते हैं, याद रखिएगा, मतलब इनको इम्यून नहीं माना जाता, ये केस कर सकते हैं, केस में फंस भी सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं इनपे, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत सचिव और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय, याद रखिएगा, काउंसिल तैयार किया गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिएगा 58 में हाँ अंग्रेजी होंगे, और कौन बनेगा, भारतीयों को यहाँ पॉसिबल ही नहीं है अभी, है ना, भारत बहुत लेट है अभी, याद रखिएगा, है ना, बहुत लेट, मतलब एक मतलब 100 साल का गैप खत्म कर दिया गया। वो तो पहले से ही बहुत पद तो ये नाम जो लिखा हुआ है ना, ये ब्रिटेन की सरकार के नाम है, उनके लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीओसी में बोलूंगा कि कौन कौन नॉमिनेट, एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे समझाता हूं, जैसे हमारे यहाँ जो है ना स्टेट में सचिव होता है ना, सचिव, जो सचिव होता है और इसके ऊपर प्रमुख सचिव होता है, जो प्रमुख सचिव होता है वो गृह मंत्रालय का सचिव होता है, समझे ना? तो यहाँ पर ये पद पहले से है, ये लोग पहले से पद में है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यहाँ का भी चले जाएंगे, तो वैसे ही ये गवर्नमेंट के, ब्रिटेन गवर्नमेंट पहले से है, यहाँ पर पहुंचे बीओसी में इनका है नंबर है ना, मतलब मैं, अगर मैं अब एग्जांपल समझाता हूँ, अगर मैं अपने समाज में बहुत बड़ा पद रखता हूँ, तो मैं किसी जगह पर और बड़ा पद बाय डिफॉल्ट रहेगा, है ना, उस एक कमेटी में मेरे को जगह दिया गया, अध्यक्ष का पद दे दिया गया है ना, तो वैसे ही जो है यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनका पद है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, राज्य सचिव वहां का, है ना, स्टेट जो सेक्रेटरी होते हैं, और प्रिवी काउंसिल, जो कि याद रखिए प्रिवी काउंसिल कौन होता है, तो क्राउन की सहायता के लिए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल है, तो वहां पर जो है ना, जो राजा है या रानी है, उसकी सहायता के लिए प्रिवी काउंसिल बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके मेंबर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेंबर होते हैं बीओसी में, कंपनी के, ठीक है। तो 15 सदस्य आपको यहाँ पर याद रखना है, जिनको हटाने के लिए संसद में जो है आपको बात लाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये था आपका 1858 के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसी के बाद पहला पोस्ट देख लिया आपने भारत सचिव का, अब दूसरा वायसराय का देखिएगा, है ना, इसी के बाद इसी में है हम अभी वायसराय। तो गवर्नर को एक्सचेंज कर कर एक नया पद इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कहा गया वायसराय, ठीक है। तो अब वायसराय जो होगा, देखिए आज भी जो है ना वायसराय का नाम प्रयोग करते ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो क्या प्रयोग करेंगे, गवर्नर जनरल ही बोलेंगे, है ना। भारत का सबसे बड़ा प्रमुख जो पद होगा वो वायसराय होगा, लेकिन वो किताबों में पढ़ेंगे तो वो आपको गवर्नर जनरल ही लिखा मिलेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने नाम परिवर्तित किया तो काम परिवर्तित हो जाए, है ना। पावर के हिसाब से बस थोड़ा सा पावर कम हुआ यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर कौन आ गया है, सचिव,
ठीक है। तो भारत का जो सचिव होगा, जो कि आपने पढ़ा अभी, है ना, तो जो एक भारत सचिव का पद आया वो ब्रिटेन में बैठा है, ठीक है। और भारत का जो ये वाला व्यक्ति है ये भारत में आके बैठेगा, ठीक है। तो गवर्नर की जगह पर क्या नाम आ गया है, वायसराय। बस इतना ही हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पर कि गवर्नर की जगह पर जो है अब वायसराय नाम दिया जाएगा, लेकिन किताबों में अभी भी गवर्नर जनरल का प्रयोग या फिर उसके नियम में गवर्नर जनरल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको वायसराय पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, गवर्नर जनरल मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 58 के बाद से जो है उसको वायसराय डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब जब इसे डिक्लेयर किया गया, है ना, वायसराय का नाम दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल जो है इसे बनाया गया, ठीक है। तो इसी समय जो है ये किसके प्रति जवाबदेही दे रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये भारत सचिव को जवाब देगा। किसी भी काम के लिए ये किसको ऑफर करेगा या बात करेगा, तो भारत सचिव को करेगा, याद रखिएगा। मतलब ब्रिटेन में बैठे हुए जो व्यक्ति है उसको जवाब देगा, है ना। और इसके नीचे जो है ना, याद रखिएगा, इसके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद ला दिया गया है, याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते थे, ये लोग होंगे जब अभी आपका प्रांत बन जाएगा 61 में, तो प्रांतों के गवर्नर बन जाएंगे, छोटे छोटे गवर्नर आ जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और यहां पर फिर से जो है आपका भारतीय सिविल जो है, भारतीय सिविल परीक्षा खुला प्रतियोगिता यहां पर लाया जाएगा, ठीक है। किसके नियंत्रण में, भारत सचिव के नियंत्रण में, याद रखिएगा। ठीक है। और भारत सचिव किसके नियंत्रण में है, राज्य सचिव, याद रखिएगा, ब्रिटेन का राज्य सचिव, ठीक है। इस तरीके से एक हिराकी जो है यहाँ पर तैयार होता है ना। तो आपको ये हिराकी याद रखना है थोड़ा सा। एक होगा राज्य सचिव, फिर होगा इसके नीचे भारत सचिव, इसके नीचे होगा वायसराय, और वायसराय के नीचे होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस तरीके से जो है शासन स्टार्ट हो जाता है इस क्षेत्र में। सिविल परीक्षा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ये सिविल जो है ना, कंपनी से जुड़ा हुआ जो सिविल चल रहा था उसके जगह पर जो है सरकार में काम करना, तो आपको सिविल परीक्षा देना पड़ेगा, है ना, सरकार में। तो सरकार में आपको जो पद होगा वो फर्स्ट और सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा, शुरुआत हुआ यहां पर, है ना। ये इसे कहते हैं हम लोग एग्जाम, हाँ, ओपन एग्जाम, है ना। तो एक तरीके से जो है अब भारतीयों को शामिल करना या किसी को भी शामिल करने के लिए जो है, हालांकि प्रॉब्लम तब भी आएगा यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या आएगा, पहला उम्र का प्रॉब्लम, है ना। मतलब यहाँ पर जो है ना, अंग्रेजों को जो सिखाया जाता था वो कम उम्र में सिखाया जाता था, भारतीयों का जो है लेट था, तो यहाँ पर कम उम्र के जो लोग है ना उनको ही डाला जाएगा, है ना। फिर भारतीय बाहर निकल जाएंगे इसमें, फिर एग्जाम होगा अंग्रेजी में, है ना, फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा। तो ऐसे करते करते छट छट के अंग्रेजी निकलते थे इसमें, ठीक है। इसीलिए जब कोई पहला व्यक्ति निकलता है ना एग्जाम से, तो उसको बहुत वैल्यू मिलती है, याद रखिएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे कि जैसे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले पहली बार में जाने जाते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं, है ना, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जाने जाते हैं, याद रखिएगा, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहली पहली बार जो है इनको जगह मिलेगा इस क्षेत्र में, ठीक है। ये भी आपके कलेक्टर बन के निकले थे ना, मतलब उनका जो क्षेत्र था वो कलेक्टर बन के निकले थे, ठीक है। कलेक्टर मतलब अभी के टाइम पे कंपेयर करेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जो है कलेक्टर के पद ना होकर के जो है वो सीधा एक, आप ये कह सकते हैं कि पावरफुल पद था, सेकेंड या फर्स्ट ग्रेडेड ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहां तक आपको याद रखना है आपका ये 58 के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा यहां से जो है ना शासन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम कहेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। जहां पर समझ में नहीं आएगा डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन एक दो बार जरूर पढ़िएगा, ऐसे डायरेक्टली याद नहीं आएगा, क्योंकि आप उस समय के इतिहास को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो उसका जो तरीका देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कभी कभी कठिन लगता है क्योंकि मैथ्स हो रहा है इधर से उधर, इतने सारे टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो इधर से मैथ्स होगा, ठीक है। लेकिन उस समय का टाइमलाइन को याद रखिए, उस समय क्या घटना घट रही थी। जब घटना को याद रखेंगे अपने आप सब कुछ अपने आप धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन जब तक आपको घटना याद नहीं रहेगा कि उस समय क्या हुआ था, तब तक याद नहीं होगा कुछ भी, है ना। तो जब भी कुछ याद रखें या उस फैक्ट को याद रखें, तो उस समय की घटना को, परिस्थिति को पहले देखिए, फिर उसकी पृष्ठभूमि के बाद जो है आप देखेंगे प्रावधान क्या किया गया, उसको देखते हुए प्रावधान, है ना। 57 क्रांति को देखते हुए 58 लाया गया,
है ना? 58 को इसीलिए लाया गया था क्योंकि 57 की घटना घटी थी। अब उसको सेट करना था, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम, इतना कुछ गड़बड़ हो चुका था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पंगा चल ही रहा था, है ना? शांत करना है तो आपको लाना पड़ेगा कि ये बात कह दिया जाए कि अब जो है शासन खत्म कर दिया गया है, आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए, साम्राज्ञी आ चुकी है पूरी तरीके से, अब वो पूरा आपका देखभाल करेंगी। ठीक है? बस आप लोग खुश हो गए इसमें कि अब तो साम्राज्ञी आ गई है, अब तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हुआ, अब शांत कर दिया गया। और अंग्रेजों को ना ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारतीयों को शांत करने का तरीका क्या होता है। ठीक है? डफरिन का एक नीति आपको पता होगा, डफरिन का एक नीति है जिसे बोलते हैं वॉल्व सिस्टम, है ना? डफरिन का वॉल्व सिस्टम। ये डफरिन जो है, उसने देखा कि कुकर में अगर हवा ज्यादा भरता है तो ब्लास्ट हो सकता है ना? तो एक काम करते हैं, उसके हवा निकालने के लिए छोटा सा छेद छोड़ देते हैं। अब कभी भी फटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर आपके साथ कोई जाति कर रहा है, डेली डेली आपसे पोछा लगवाता है, बर्तन धुलवाता है, कुछ भी ऐसा जाति करता है, ठीक है? तो एक टाइम आएगा जब आप ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे-छोटे छेद बनाते जा रहा हूँ, है ना? कि ऐसा करेंगे, फिर ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा-ऐसा करेंगे इसको, तो वो क्या होगा? वो कभी नहीं फटेगा, वो अपने आप काम सब चलेगा। भारतीयों के साथ यही हो रहा था, है ना? तो भारतीयों के साथ ये करने के लिए जो है ना, हमारे साथ यही सिस्टम चलाया जाएगा। ठीक है? तो डफरिन ने इस पॉलिसी को लाया था, याद रखिएगा, है ना? चलिए, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं 1861 में, है ना? और यहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन का शासन, और इसको आप कह सकते हैं क्राउन के शासन के साथ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, है ना? तो विकेंद्रीकरण जो है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब यहाँ पर सरकार अब ये चाहती है कि भारत को पूरी तरीके से जकड़ना है तो अपने जाल फैला लो, और वो जाल फैलाने का तरीका होता है विकेंद्रीकरण करना। ठीक है? तो केंद्रीकरण का तरीका 1833 में आपने बहुत पीक पर पढ़ा, और इसके बाद आपने यहाँ पर याद रखा कि विकेंद्रीकरण कैसे किया था, यानी सरकार की जो पावर है उसको कैसे बांटा जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है? अब देखिए, लोगों तक पहुंचाने का मतलब है कि किसान तक नहीं पहुंचेगा, ये पहुंचेगा उस नेता तक जहां पर सरकार को उससे दिक्कत हो सकती है ना? पावर वहीं तक जाएगा जहां तक उसको सरकार को दिक्कत होगी, वहीं तक पावर पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है? चलिए, देखिएगा, तो इसके पृष्ठभूमि समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, है ना? तो विकेंद्रीकरण करने का प्रयास में क्या किया जाएगा, ये इसका पृष्ठभूमि है, समझिएगा। पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जहां पर इस कारण से ये किया जा रहा है ना? मतलब ये जो प्रावधान है क्यों लाया गया, तो पहला कारण है विकेंद्रीकरण करना, है ना? पावर को डिसेंट्रलाइज करना। ठीक है? दूसरा, कार्यकारिणी सदस्य की संख्या में परिवर्तन, है ना? कार्यकारिणी सदस्य की संख्या में परिवर्तन करना। और उसके अलावा जो है यहां पर एक नया चीज चालू किया गया, केनिंग के केनिंग ने किया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, विभाग प्रणाली की शुरुआत, है ना? केनिंग ने एक नया सिस्टम लागू किया था, याद रखिएगा। जैसे केनिंग ने बोला कि केनिंग वायसराय है ना, ध्यान रखिएगा, पहला वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड केनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो केनिंग, ध्यान रखिएगा, दोनों केनिंग है ना, वही रहते रहते वायसराय बना है अपने टाइम पर, है ना? तो याद रखिएगा, वो अंतिम गवर्नर जनरल भी है और पहला वायसराय भी है। ठीक है? तो चार व्यक्तियों का नाम याद रखना है। पहला पहला व्यक्ति याद रखेंगे आपका वारेन हेस्टिंग, है ना? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है? भारत गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है? याद रखिएगा। फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल, है ना? और उसके बाद पहला वायसराय, है ना? चार याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा तो इसने क्या किया है, कैनिंग ने विभाग प्रणाली चालू की। ठीक है? तो पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें मान लीजिए 6 सदस्य हैं इसके पास, तो इसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम वित्त विभाग को देखो। तुमको बोल दिया कि तुम एक काम करो, ऊर्जा देखो। इसको बोल दिया कि तुम धर्म संबंधी बातें देख लो। ऐसे करके जो है ना विभाग की प्रणाली बांट दी, यानी यहीं से कैबिनेट डेवलप हुआ है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम का डेवलपेशन यहीं से हुआ है, आपका कैनिंग की विभाग प्रणाली से हुआ है। ठीक है? इसलिए कैनिंग को जो है विभाग प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में। ठीक है? ठीक है? तो 1861 में अब कुछ बदलाव जो किया गया, प्रावधान को याद रखिएगा, प्रावधान क्या क्या किया गया इसमें। पहला, ये कार्यकारिणी जब भी बोलूंगा तो याद रखिएगा वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य है ना, कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा विधान परिषद जो था हमारा, इसमें कितने सदस्य मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम पे, 6 बताया था, याद रखिएगा, है ना? पहले 6 सदस्य थे इसमें, है ना? 6 सदस्य को हटा करके मतलब और रखते हुए याद रखिएगा इसमें बोला कि न्यूनतम 6 सदस्य रहेंगे और अधिकतम 12, है ना?
न्यूनतम 6 का मतलब है जो है वो तो है ही, 6 और ला सकते हैं। और यहां पर बोला गया कि आप एक काम करो कि जो 6 अतिरिक्त होंगे या आधे से अधिक गैर सरकारी होने चाहिए। ठीक है, आधे से अधिक क्या होनी चाहिए? गैर सरकारी होनी चाहिए। यहां पर सदस्यों की संख्या में याद रखिएगा बढ़ोतरी किया गया विधान परिषद के अंतर्गत। अच्छा, गैर सरकारी किसको बोलते हैं? हाँ, नहीं नहीं, गैर सरकारी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? गैर सरकारी का मतलब आप सरकार में नहीं होने चाहिए बस, है ना, सरकार से रिलेवेंट नहीं निकलना चाहिए, आप गैर सरकारी कहलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन होगा? नॉमिनेट में आएंगे, याद रखिएगा, है ना, नॉमिनेशन में आएंगे। आप भारतीयों को चुनते ही नहीं थे तो नॉमिनेशन में भी भारतीयों को जगह नहीं है, याद रखिएगा, अभी भारतीयों को जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने बहुत हल्ला किया कि भारतीय को जोड़ना है, भारतीय को जोड़ना है, याद रखिएगा, तो मैंने बताया 3 भारतीय को जोड़ा गया, है ना। गैर सरकारी के तौर पर, गैर सरकारी कैसे देखिए, तो राजा का जोड़ दीजिए, वो गैर सरकारी कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी, है ना, 3 व्यक्तियों का नाम पूछा जाता है, तो व्यक्ति का नाम ना पूछेगा तो बोलेगा कौन सी जगह के राजा को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा बनारस के राजा, पटियाला के राजा। एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है व्यक्तियों के तौर पर सर दिनकर राव। ये तीनों को जो है यहाँ पर जगह दिया गया, मतलब पहली बार जो है विधान परिषद में 3 भारतीयों को जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे क्या किया गया 61 में, याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण करते हुए। अच्छा, विकेंद्रीकरण करते हुए जो है ना पूरा प्रांत अनंत बन गया था, याद रखिएगा, है ना, 1861 में प्रांत बने, तो याद रखिएगा पूरे प्रांत में बंटवारा हुआ तो 3 चीजें निकल कर आती हैं। एक, प्रांत बना यहाँ पर, दूसरा देसी रियासतों को अलग किया गया, प्रिंसली स्टेट, और तीसरा जो था, याद रखिएगा, जिसमें कोई नहीं आता था उसमें, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसी चीजों को अलग किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आपका प्रांत, देसी रियासत, और तीसरा ऐसे राज्य जिनसे कोई फायदा सरकार को नहीं होती थी, उनको वहां रख दिया गया। ठीक है, इस तरीके से बंटवारा किया गया, याद रखिएगा। लेकिन मेनली तो है आपको 2 बंटवारे याद रखना है, प्रांतों का और देसी रियासतों का। ठीक है, और इस तरीके से जो है देसी रियासत वही थे जो भारत में अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, वही देसी रियासत बचे थे, क्योंकि बाकी तो बच ही नहीं पाएंगे, है ना। और उसके अलावा जो है प्रांत वो थे जिनको लूटा गया था राजाओं से। ठीक है, जैसे मराठाओं से पूरा लूट लिया तो उसको प्रांत बना दिया, मध्य प्रांत, है ना। तो याद रखिएगा, मध्य प्रांत वही बनेगा जिसको लूटा गया है, या जिसपे जो है अंग्रेजों ने कंट्रोल प्राप्त कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, राजा छोड़ना ही नहीं चाहते वहां पर। ठीक है, और ऐसे राजा जो बच गए, जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उनको लूटने में या फिर उनको हराने में। ठीक है, तो ये 2 चीजों में डेवलप हो गया प्रांत और देसी रियासत इसी टाइम पर। ठीक है, इसके बाद कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, केनिंग ने विभाग प्रणाली चालू कर दी, और याद रखिएगा प्रावधान के तहत जो है विधान परिषद में 6 से लेकर 12 अधिकतम सदस्य ला दिए गए, और आधे से अधिक क्या होना चाहिए? गैर सरकारी, जिसमें से 3 भारतीयों को शामिल किया गया यहाँ पर पहली बार। ठीक है, बनारस के, पटियाला के और रामराव, याद रखिएगा, है ना, दिनकर राव, याद रखिएगा। हाँ, कई बार नाम आ जाता है रामराव चिचोलकर का, है ना, माधुरा सप्रे के साथ जो है छत्तीसगढ़ मित्र में जो है इन्होंने सहायता किया, याद रखिएगा। चले बोलिए। लड़ा और जिंदा है ऐसे में तो अगर आप देखेंगे, मतलब लड़के जिंदा रहने वाले तो है ना, अगर स्कैन कर ले अपन, नहीं एक्चुअली ना देखा ये जाए तो कोई ऐसा साम्राज्य नहीं बचा है कि उनके साथ लड़कर बच गया हो, क्योंकि देखिए सिंधिया फैमिली को आप जानते ही हैं, सपोर्टिव है ना। मतलब आप जितने भी वंश को देखिएगा सभी लोगों ने ना कहीं टैक्स पे करना चालू कर दिया अंग्रेजों को, है ना। मतलब फाइनली जो है आज भी जब ना पटियाला के शासक, है ना, पटियाला के शासक की बात की जाती है, तो लास्ट जब कहा जाता है कि जब 47 पार हो चुका था, 50-50 के आसपास का टाइम था, और फिर हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं अंग्रेज को कि आइए सर वापस भारत को जो है गुलाम बना लीजिए, मैं आपका तब भी बहुत पैसा देकर सहायता करूंगा, है ना। तो कई शासक जो है ना उसके बावजूद अंग्रेज को फिर से चाहते थे कि यहाँ पर आ जाए, है ना, क्योंकि देखिए आपको बताता हूँ, जो आपके लिए अभी नौकर जैसा काम कर रहे हैं, अंग्रेज थे इसलिए आपके लिए वो काम करते थे। अब जब वो चले गए तो आपके बराबर का हक मांगते हैं वो लोग, है ना, तो इनको पसंद नहीं आता अब, है ना। तो खासकर जो है ना ये वाली चीजें जो है ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। आप कभी भी ये भी बात देख सकते हैं, कभी भी आप ये बात सोचिए कि आपने बहुत पैसा कमाया, लाइफ में बहुत पैसा कमाया, आज अमीर हो गए, ठीक है, कल एक व्यक्ति को लॉटरी लगती है, वो करोड़ों रुपए कमाकर आपके बराबर पहुंच जाता है ना, आपने संघर्ष किया, उसकी लॉटरी लग गई, अब सोचिए आप उससे कैसे देखेंगे उसको, है ना। तो वही तरीका जो है ना पटियाला के शासक को फील होता था कि अचानक से उसको संविधान देकर जो है आपने उतना ऊंचा बैठा बैठा दिया कि अब जो है हम उसके विरुद्ध कुछ करेंगे तो जेल चले जाएंगे,
है ना, सीधे जेल चले जाएंगे। तो ऐसे में जो है उनको चिढ़ होता था कि अंग्रेज रहते थे तो हमको तो कुछ भी कर दो, मार दो उसको, तो जेल नहीं जाते थे हम। कितने लोग को मारा है उन लोगों ने, है ना। तो कितने लोग को मारा है, मारते मारते ये स्थिति आ गई कि अब वो उसी लेवल पे जीने लगे कि देख लेंगे। और ऐसे में ही तो जमींदार ऐसे खतरनाक खतरनाक काम करते थे। आपने देखा होगा कि जमींदारों के साथ जितनी मूवीज बनी है ना, वो ऐसे ही थोड़ी बनी किसी ने दिमाग लगाया होगा कि जमींदार इतना क्रूर होना चाहिए। थे ऐसे, मार दिए, दफना दिए, कहीं पर पता ही नहीं चल रहा, पुलिस का कोई मतलब नहीं था इस समय, है ना। ठाकुर साहब हम देख लेंगे बोलते थे, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था पहले का। तो उस चीजों में अंग्रेजों का सपोर्ट कर करके ही चीजें चली हैं। और अभी तक तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे रियासत या छोटे छोटे राजा भी थे ना, वो तभी रियासती राजा बच पाए हैं क्योंकि वो जमींदार थे पहले, है ना। जैसे हमारे यहाँ 14 रियासत थी छत्तीसगढ़ में, ये 14 रियासत नहीं थी, टोटल 29 जमींदार थे। उन 29 जमींदारों में खत्म होते 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 जो लोगों ने राजा को अंग्रेजों को सपोर्ट किया, उनको देसी राजा का घोषणा दे दिया गया, राजा पत्र दिया गया और राजा बन गए वो लोग। और बाकी बाकी जमींदार रह गए, और या तो फिर वो तालाब में कूद के जान दे दिए, है ना। दो ही चीजें हुई है हमारे पास। तो ऐसे में जो है एक जमींदार दूसरी जमींदारी को छीनकर राजा अंग्रेजों की सहायता से जमींदारी छीन लेता था, और वो खत्म, और इसका जमींदारी बड़ा हो गया, अब ये राजा बन गया। तो ऐसे करते हुए पूरे भारत में जो है ना, कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पर अंग्रेजों का लड़ाई हुआ हो और उसके बाद जो है वो अभी तक बच गया। ठीक है। उन लोगों ने, देखिए अंग्रेज क्या है, अंग्रेज जो है ना कोई राजा या कोई संगठन नहीं है, पूरा देश है अंग्रेज, है ना। तो अगर आप उसको एक सैनिक को मारेंगे तो उधर से और लोग आएंगे, और आप तो संगठित इतने ही लोग हैं ना, मतलब मान लीजिए आप 50 लाख लोग हैं, लेकिन आप तो खत्म हो जाएंगे, उधर तो पूरा देश बैठा है, वो सब कोई आते रहेंगे। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो चीज है ना लड़ने के लिए, वो आप उन्हीं से खरीदते हैं, है ना। दूसरा कहीं और ऑप्शन भी नहीं है। पुर्तगाली आपको सपोर्ट करते नहीं है ना। फ्रांस कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, स्वीडन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा, आप अकेले क्या तलवार से लड़ेंगे। तो वो सिचुएशन में हम कहां से लड़ेंगे उनसे, अंग्रेजों से। ठीक है। और हमने क्या, भारतीयों को जो है ना दिखाया जाता है, जैसे देखा गया कि अंग्रेज पकड़ पकड़ कर या तो तोप से उड़ा दे रहे हैं या फांसी सजा दे रहे हैं, है ना। हमारे पास वो पावर ही नहीं था कि हम एक ही बार में जो है सेना की जैसे कुछ, क्योंकि हमारे पास क्या, हम टुकड़े में हैं, और जब हम टुकड़े में हैं तो हम एकजुट हो ही नहीं सकते। और एकजुट अगर हम शुरू से, मान लीजिए भारत एक देश होता और तब लड़ रहा होता ब्रिटेन से, ब्रिटेन के छक्के छुड़ जाते उस समय। आज जैसे अगर कोई लड़ जाए हमसे, तो आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास एक संगठन है, एक बड़ा हम देश है, आज बोल पाते हैं। उस समय देश ही नहीं थे हम, कैसे लड़ेंगे हम, है ना। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आपको मैंने बताया कि उस समय जो है ना देसी राष्ट्रों की संख्या सोचिए 562। हाँ, नहीं नहीं 62। ठीक है, 63 की बात चल रही थी, 62 बना था 62 के साथ। ठीक है। तो 562 के आसपास इतना देसी रियासत है। मतलब आप ये कह लीजिए कि अगर यही लोग देश बन गए होते तो अभी तक कितने देश होते हमारे यहाँ, 562 देश, यूरोप से ज्यादा देश हमारे भारत के अंदर। ठीक है। तो वो जगह थी हमारे पास, लेकिन जोड़ते 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 हमने जो है बहुत लास्ट में 1948 में जो है इनको एक किया, और एक करने के बाद जो है देश बनाया। ठीक है। तो इस उस चीजों में अंग्रेजों के लिए लड़ना आसान था, है ना। क्योंकि हम माचिस की अलग अलग छोटी छोटी जो तीलियां होती हैं, जब एक साथ जलाइए तो हाथ जलेगा, लेकिन अलग अलग जाइए तो हम कुछ भी जला लेते हैं उससे। वही सेम चीज थी हमारे पास कि हम छोटे छोटे चीजों को, और हमारे साथ दिक्कत ये था कि एक को मार रहा है तो हम उसको देख के हंसते थे। जैसे आज के टाइम होता है ना, किसी का एक्सीडेंट होता है, हम मोबाइल निकालते हैं, फट बनाना चल रहा है वीडियो, है ना। हमारे अंदर वो बात अब खत्म हो चुकी है कि उसको बचाना है ना। हम वीडियो पे आ जाते हैं, कोई लटक रहा है, कोई झटक रहा है, कुछ भी कर रहा है तो हम वीडियो पे आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में था उसी टाइम पे ये चीजें हमारे अंदर ब्लड में पहले से है, राजा महाराजा वही कर रहे थे और वहीं से हम आए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ तक जब पहुंचे तो हमने वही गुण सीखा है कि उधर लड़ रहे दोनों तो देखो मजे लो, है ना। और उसके बाद जो है फिर आज हमारे ऊपर भी वही चीज पड़ा फिर आगे। तो ये सिचुएशन था हमारा। चलिए 1861 याद रखिएगा, है ना। 1861 को जो है हम याद रखते हैं। लास्ट एक पॉइंट याद रखिएगा 1861 में विधान संबंधी प्रावधान के अंतर्गत इसको आप याद रखिए कि विधान संबंधी जो प्रावधान थे, उस प्रावधान के अंतर्गत याद रखिएगा जो कि वायसराय था, इसके पास जो है ना कुछ विशेष विभाग थे, जैसे वित्त विभाग। मतलब इसका कानून कोई और नहीं बना सकता था। जैसे यहाँ पर कानून दिया गया था ना, तो यहाँ पर जो है वित्त विभाग को अपने पास रखा था, उसके अलावा जो है राजस्व को अपने पास रखा था, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण विभाग, जितने महत्वपूर्ण विभाग थे वो सब इसके पास थे। और इसके संबंध में जब भी कानून बनाना होगा तो इसी के तहत बनाना होगा, याद रखिएगा। वायसराय को कमजोर कभी नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो वायसराय को जो है कुछ विशेष विभाग दिए गए थे, साथ ही साथ याद रखिएगा विभाग तो दिए गए थे, लेकिन बाकी विभाग में भी अगर कानून बनेगा तो इसकी साइन के बिना नहीं बनेगा, है ना। तो साइन इसका मस्ट होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के साइन के बिना जो है कोई भी कानून कानून नहीं कहलाता, है ना। सिर्फ केवल क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। तो बिल को कानून बनाना है तो वायसराय का साइन लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये वायसराय का पावर था यहाँ पर। ठीक है, 1861 में, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए तय करते हैं, कल पढ़ेंगे 1852 और 1909, उसके बाद 1919। कल 3 टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण विभाग। ठीक है। महत्वपूर्ण विभाग का मतलब, जैसे अगर आप कह सकते हैं इस पे कौन कौन सी विभाग, तो धर्म का मामला, वित्त का मामला, ठीक है, राजस्व का मामला, ठीक है, विधानसभा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले याद रखिएगा, है ना।
कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है? उन सारी बातों के लिए जो है आपको वायसराय से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है?